इस वीडियो में आज हम सभी लोग पादप वृद्धि एवं परिवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि एक पौधे का बीज जब जमीन में बोया जाता है तो उसमें अंकुरण होता है। इसके बाद वह अंकुरित भाग जमीन के बाहर निकलता है और धीरे धीरे इसमें 2 पत्तियां, 4 पत्तियां इस प्रकार से बढ़ती जाती हैं और धीरे धीरे लंबा पौधा बनता जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं कैसे होती हैं इसके बारे में आज हम सभी लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वृद्धि क्या होता है। एक जीवित वस्तु के लिए वृद्धि को सर्वाधिक आधारभूत एवं सुस्पष्ट विशिष्टता के रूप में जाना जाता है। वृद्धि क्या है? वृद्धि को एक अवयव या अंग या इसके किसी भाग या यहाँ तक कि एक कोशिका के आधार में अनिवर्त अस्थायी बढ़त के रूप में परिभाषित किया जाता है। समानता वृद्धि उपापचयी प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है जो ऊर्जा के व्यय पर आधारित होता है। इसलिए एक पत्ती का विस्तार वृद्धि है। आप एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में डालने से हुए फैलाव या विस्तार का वर्णन कैसे करेंगे? पादप वृद्धि प्रायः अपरिमित है। पादप वृद्धि अनूठे ढंग से होती है क्योंकि पौधे जीवन भर असीमित वृद्धि की क्षमता को अर्जित किए होते हैं। इस क्षमता का कारण उनके शरीर में कुछ खास जगहों पर विभेद्योतक ऊतकों की उपस्थिति है। ऐसे विभेद्योतकों की कोशिकाओं में विभाजन एवं निरंतरता की क्षमता होती है। हालांकि यह उत्पाद जल्द ही विभाजन की क्षमता खो देते हैं और ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन की क्षमता खो देते हैं वे पादप शरीर की रचना करती हैं। इस प्रकार की वृद्धि जहां पर विभेद्योतक की क्रियात्मकता से पौधे के शरीर में सदैव नई कोशिकाओं को जोड़ा जाता है उसे वृद्धि का खुला स्वरूप कहा जाता है। क्या होगा जब विभेद्योतक का विभाजन बंद हो जाए? क्या कभी ऐसा होता है? आपने पिछली कक्षाओं में मूल शिखाग्र विभेद्योतक तथा पर्रोह शिखाग्र विभेद्योतक के स्तर पर विभेद्योतक के बारे में पढ़ा है। ये पौधों की प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं और मुख्यतः पौधे के अक्ष के समानांतर दीर्घीकरण में भागीदारी करते हैं। द्विबीजपत्री तथा नग्नबीजी पौधों में पार्श्व विभेद्योतक संवहनी कैम्बियम तथा कार कैम्बियम जीवन में बाद में प्रकट होते हैं। ये विभेद्योतक उन अंग की चौड़ाई को बढ़ाते हैं जहां ये क्रियाशील होते हैं। इसे द्वितीयक वृद्धि के नाम से जाना जाता है। वृद्धि माप योग्य है। कोशिकीय स्तर पर वृद्धि मुख्यतः जीव द्रव्य मात्रा में वृद्धि का परिणाम है। चूंकि जीव द्रव्य की वृद्धि को सीधे मापना कठिन है अतः कुछ दूसरी मात्राओं को मापा जाता है जो कम या ज़्यादा इसी के अनुपात में होता है। इसलिए वृद्धि को विभिन्न मापदंडों द्वारा मापा जाता है। कुछ एक मापदंड हैं ताजी भार, वृद्धि, शुष्क भार, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन तथा कोशिकाओं की संख्या आदि। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक मक्के के मूल शिखाग्र विभेद्योतक में प्रति घंटे 17,500 या अधिक नई कोशिकाएं पैदा हो सकती हैं, जबकि एक तरबूज के कोशिकाओं के आकार में वृद्धि 3,50,000 गुना तक हो सकता है। पहले वाले उदाहरण में वृद्धि की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के रूप में व्यक्त किया गया है, जबकि बाद वाले में वृद्धि को कोशिका के आकार में बढ़ोतरी के रूप में किया गया है। एक परागनलिका की वृद्धि लंबाई में बढ़त का एक अच्छा मापदंड है, जबकि पृष्ठाधार पत्ती की वृद्धि को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बढ़त के रूप में मापा जा सकता है। वृद्धि के चरण। वृद्धि की अवधि को मुख्यतः 3 चरणों में बांटा गया है: विभेद्योतकीय, दीर्घीकरण एवं परिपक्वता। आओ हम इसे मूलाग्र को देखकर समझें। विभेद्योतकीय चरण में कोशिकाएं मूल शिखाग्र तथा पर्रोह शिखाग्र दोनों में लगातार विभाजित होती हैं।
इन क्षेत्रों की कोशिकाएं जीवद्रव्य से भरपूर होती हैं और व्यापक संलक्ष्य केंद्रक को अधिक किए होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति प्राथमिक पतली तथा प्रचुर जीवद्रव्य तंतु संयोजन के साथ सेलुलाजिक होती हैं। बृहज्योतकी क्षेत्र के समीपस्थ अगला नोक से दूर कोशिकीय दीर्घीकरण के चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस चरण में कोशिकाओं का बढ़ा हुआ रसधानी भवन, कोशिका विशालीकरण तथा नव कोशिका भित्ति निक्षेपण आदि विशिष्टताएं हैं। पुनः शिखाग्र से आगे अर्थात दीर्घीकरण के अधिक समीपस्थ अक्ष का यह भाग स्थित होता है जो कि परिपक्वता के चरण में जा रहा होता है। इस परिक्षेत्र में स्थित होने वाली कोशिकाएं अपने अंतिम आकार को प्राप्त किए होती हैं तथा इनकी भित्ति की मोटाई एवं रसधानी चरम पर होती हैं। पिछली कक्षाओं में आपने अधिकतर जिन ऊतकों कोशिकाओं के प्रकार का अध्ययन किया वे इसी चरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। वृद्धि दर। समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहा जाता है। अतः वृद्धि की दर को गणितीय ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। एक जीव या उसके अंग कई तरीकों से अधिक कोशिकाएं पैदा कर सकते हैं। वृद्धि दर अंकगणितीय या ज्यामितीय संवर्धन हो सकती है। अंकगणितीय वृद्धि में समसूत्री विभाजन के बाद केवल एक पुत्री कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है तो जबकि दूसरी विभेदित एवं परिपक्व होती रहती है। अंकगणितीय वृद्धि एक सरलतम अभिव्यक्ति है जिसे हम निश्चित दर पर दीर्घीकृत होते हुए मूल में देख सकते हैं। इसे देखें जिसमें अंक की लंबाई समय के विरुद्ध अलिखित की गई है जिसके फलस्वरूप रेखीय वक्र पाया गया है। इसे हम गणितीय रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। LT बराबर L0 प्लस RT। LT टाइम t के समय लंबाई, L0 टाइम शून्य के समय लंबाई, R वृद्धि दर दीर्घीकरण प्रति इकाई समय। आइए अब हम देखें ज्यामितीय वृद्धि क्या होती है। हालांकि अधिकतर प्रणालियों में प्रारंभिक वृद्धि धीमी होती है और यह इसके बाद तीव्र गति से एक चरघातांकी दर से बढ़ती है। यहाँ पर दोनों संतत कोशिकाएं एक समसूत्री कोशिका के विभाजन का अनुकरण करती हैं तथा विभाजित होने पर लगातार ऐसा करते रहने के काबिलियत बनाए रखती हैं। हालांकि सीमित पोषण आपूर्ति के साथ वृद्धि धीमी पड़ती हुई स्थिर चरण की ओर बढ़ जाती है। यदि हम समय के प्रति वृद्धि के मापदंड को नियोजित करते हैं तो हम एक विशिष्ट सिग्मॉइड या एस वक्र पाते हैं। एस वक्र सभी जीवित प्राणियों की विशिष्टता है जो स्वाभाविक पर्यावरण में बढ़ रहे होते हैं। यह सभी कोशिकाओं, ऊतकों एवं पौधों के विशेष अंगों के लिए आदर्श है। क्या आप अन्य ऐसे ही अधिक उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं? मौसमी क्रियाकलाप प्रकट करने वाले एक वृक्ष से आप किस तरह के वक्र की अपेक्षा कर सकते हैं? चर घातांकीय वृद्धि को इस प्रकार प्रकट किया जाता है। W1 बराबर W0 की घात ERT। WL अंतिम आकार, भार, ऊंचाई या संख्या है। W0 प्रथम आकार प्रारंभिक समय में, R वृद्धि दर, T समय में वृद्धि और स्मॉल स्वाभाविक लघुगणकीय का आधार। R एक सापेक्ष वृद्धि दर है तथा साथ ही पौधे द्वारा नई पादप सामग्री को पैदा करने की क्षमता को मापने के लिए है। वृद्धि के लिए दशाएं। आप यह लिखने की कोशिश क्यों नहीं करते कि पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी चीजें क्या हैं? इस सूची में जल, ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व आवश्यक होने चाहिए जो वृद्धि के लिए अनिवार्य हैं।
पौधों की कोशिकाएं अपने आकार में बड़ी होकर वृद्धि करती हैं, जिसके लिए जल की आवश्यकता होती है। इसलिए एक पादप की वृद्धि और उसका परिवर्धन उसमें पानी की स्थिति का उपलब्धता से जुड़ी है। वृद्धि के लिए आवश्यक एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए जल एक माध्यम उपलब्ध कराता है तथा ऑक्सीजन उपापचयी ऊर्जा को मुक्त करने में मदद करती है। पौधों द्वारा पोषकों की आवश्यकता जीवद्रव के संश्लेषण तथा ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करने के लिए होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पादप जीव के लिए इष्टतम ताप परिसर होता है, जो उसकी वृद्धि के लिए अत्यंत ही अनुकूल होता है। इस ताप के दायरे में किसी प्रकार का बिलगाव उसकी उत्तरजीविता के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके साथ ही पर्यावरणीय संकेतन जैसे कि प्रकाश एवं गुरुत्वाकर्षण भी वृद्धि की कुछ अवस्थाओं या चरणों को प्रभावित करता है। विभेदन, निर्विभेदन तथा पुनर्विभेदन। मूल शिखाग्र विभज्योतक तथा पर्रोह शिखाग्र विभज्योतक से आने वाली कोशिकाएं और कैम्बियम विभेदित होती हैं तथा विशिष्ट क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए परिपक्व होती हैं। यह परिपक्वता की ओर अक्सर होने वाली कार्यवाही विभेदन कहलाती है। वे अपनी कोशिका भित्ति एवं जीवद्रव दोनों में ही या कुछ व्यापक संरचनात्मक बदलावों से गुजरती हैं। उदाहरण स्वरूप एक बाह्यकीय तत्व के बनने में कोशिका अपने जीव द्रव को खो देती हैं और बाद में एक बहुत सुदृढ़ तन्यतापूर्ण लिग्नोसेलुलोजिक द्वितीय कोशिका भित्ति विकसित होती है, जो लंबी दूरी तक सर्वोच्च तनाव में भी जल को वहन करने के लिए उपयुक्त होती है। आप पौधों के शरीर की विभिन्न संरचनात्मक विशेषताओं उसकी संबंधित क्रियाशीलता से संबंध स्थापित करने की कोशिश करें। पौधे अन्य रोचक तथा तथ्य दिखाते हैं। जीवित विभेदित कोशिकाएं कुछ खास परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता पुनः प्राप्त कर सकती हैं। इस क्षमता को निर्विभेदन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अंतरापूलीय वाहिकी कैम्बियम एवं कार कैम्बियम। निर्विभेदित कोशिकाओं ऊतकों के द्वारा उत्पादित कोशिका बाद में फिर से विभाजन की क्षमता को खो देती हैं ताकि विशिष्ट कार्यों को संपादित किया जा सके, अर्थात पुनर्विभेदित हो जाती हैं। एक काष्ठीय द्विबीजपत्री पादप में कुछ ऊतकों की सूची बनाएं जो पुनर्विभेदन के उत्पाद हैं। आप अर्बुद का कैसे वर्णन करेंगे? आप उस मृदूतक कोशिकाओं को जिसे प्रयोगशाला के नियंत्रण में पादप ऊतक के दौरान विभाजित किया जा रहा है। परिवर्धन। परिवर्धन वह शब्द है जिसके अंतर्गत एक जीव के जीवन चक्र में आने वाले सारे बदलाव शामिल हैं जो बीजांकुरण एवं जरावस्था के बीच आते हैं। उच्च पादप की कोशिकाओं में होने वाले परिवर्धन की क्रमिक प्रक्रियाओं को रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह ऊतकों अवयवों पर भी लागू होता है। पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण या जीवन विभिन्न चरणों में विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं ताकि विभिन्न तरह की संरचनाओं का गठन कर सकें। इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कपास, धनिया एवं लार्क स्पर में विभिन्न आकार की पत्तियां। इन पौधों में पत्तियों का आकार किशोरावस्था एवं परिपक्व अवस्था में भिन्न होते हैं। दूसरी तरफ बटरकप में पत्तियों का आकार वायवीय भागों में अलग होते हैं। विषमपर्णता का यह दृश्य प्लास्टिकता या सुघटता का एक उदाहरण है। पादप वृद्धि नियामक विशेषताएं। पादप वृद्धि नियामक विविध रासायनिक संगठनों वाले साधारण तथा लघु अणु होते हैं। ये इंडोल सम्मिश्रण, इंडोल 3 अम्ल, IAA, एडेनिन व्युत्पन्न परफ्यूराइल एमिनो, प्यूरिन, काइटिन, केराटिनाइड तथा वसा अम्लों के व्युत्पन्न, एब्सिसिक एसिड ABA, टर्पीन, जिबरेलिक एसिड GA या गैसेज एथिलीन आदि हो सकते हैं। पादप वृद्धि नियामक को पाठ्य सामग्री में पादप वृद्धि तत्व, पादप हार्मोन तथा फाइटो हार्मोन के नाम से वर्णन किया गया है। पादप वृद्धि नियामक PGR को व्यापक रूप से एक जीवित पौधे में उनकी
कार्यशीलता के आधार पर दो समूहों में बांटा गया है। पीजीआर का एक समूह वृद्धि उन्नयन क्रियाओं में लगा होता है, जैसे कि कोशिका विभाजन, कोशिका प्रसार, प्रतिमान संरचना, ट्रापीन, वृद्धि, पुष्पन, फलीकरण तथा बीज संरचना आदि। इन्हें पादप वृद्धि नियामक भी कहा जाता है, जैसे कि ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। इनके समूह के दूसरे पीजीआर तथा दबाव के प्रति पादपों की क्रिया समूह के दूसरे पीजीआर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही वे विभिन्न वृद्धि बाधक क्रियाकलापों जैसे प्रसुप्ति एवं विलयन में भी शामिल होते हैं। एब्सिसिक एसिड पीजीआर इसी समूह का सदस्य है। गैसीय पीजीआर एथिलीन किसी भी समूह के साथ बैठ जाता है, लेकिन व्यापक तौर पर यह एक वृद्धि बाधक क्रियाकलापों में आता है। पादप वृद्धि नियामकों की खोज। रोचक बात यह है कि पीजीआर के 5 प्रमुख समूहों में प्रत्येक की खोज मात्र एक संयोग है। इसकी शुरुआत चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन के अवलोकन में हुई, जब उन्होंने देखा कि कनारी घास का प्रांकुर चोल एक पार्श्वी प्रदीपन के प्रति अनुक्रिया करता है और प्रकाश के उद्गम की तरफ वृद्धि करता है। प्रयोगों की एक लंबी श्रृंखला के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रांकुर चोल की नोक संचारणीय प्रवाह की जगह है, जो संपूर्ण प्रांकुर चोल के मुड़ने का कारण है। ऑक्सिन की खोज एफ.डब्ल्यू. बेंट के द्वारा जई के अंकुर में प्रांकुर चोर शिखर से की गई। बेकन फूलिश सीडलिंग धान के पौधे की बीमारी है, जो रोगजनक कवक जिब्रेला फुजीकोइरोई के द्वारा होती है। ई कुरोसावा जापानी वैज्ञानिक ने रोग रहित धान की पौधे में रोग लक्षण को बताया, जब उन्हें कवक के जीवाणुहीन निस्संदों के साथ उपचारित किया गया। सक्रिय तत्व की पहचान बाद में जिब्रेलिक अम्ल के रूप में हुई। एक स्कूप तथा उसके सहकर्मियों ने देखा कि तंबाकू के तने में अंतर्वर्ग इंट्रोनोडल खंड में तभी प्रचुरित हुआ जब ऑक्सिन के अलावा मीडियम में वाहिका ऊतकों के सत्व या ईस्ट सत्व या नारियल दूध या डीएनए पूरक के रूप में दिया गया। मिलर एट आल ने साइटोकाइनिन को बढ़ावा देने वाले इस तत्व को पहचाना और इसकी क्रिस्टलीकरण किया और काइनेटिन नाम दिया। 1960 के मध्य में 3 अलग-अलग वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से 3 तरह के निरोधक शुद्धिकरण एवं उसका रासायनिक स्वरूप प्रस्तुत किया। वे निरोधक विलयन, सेकंड एवं डोरमिन हैं। बाद में ये तीनों रासायनिक रूप से समान पाए गए। इसका नामकरण एब्सिसिक अम्ल के रूप में किया गया। H. कजिन ने यह सुनिश्चित किया कि पके हुए संतरों से निकला हुआ एक वाष्पशील तत्व पास में रखे बिना पके हुए केलों को शीघ्रता से पकाता है। बाद में यह वाष्पशील तत्व एथिलीन के नाम से जाना गया, जो एक गैसीय पीजीआर है। आइए अब हम इन 5 तरह के पीजीआर के कायिक प्रभाव को अगले भाग में अध्ययन करते हैं। पादप वृद्धि नियामकों का कायिकीकरण शरीर क्रिया प्रभाव। सर्वप्रथम मनुष्य के मूत्र से निकाला गया ऑक्सिन। शब्द ऑक्सिन इंडोल 3 एसिटिक अम्ल तथा अन्य प्राकृतिक एवं कृत्रिम यौगिक हैं, जिनमें वृद्धि की क्षमता होती है। ये प्रायः तने एवं मूल के बढ़ते हुए शिखर पर होते हैं तथा वहां से क्रियाशील वाले भाग में जाते हैं। ऑक्सिन जैसे IAA एवं इंडोल ब्यूटरिक अम्ल पौधे से निकाला गया है। NA-नैप्थेलिक एसिड तथा 2,4-D कृत्रिम ऑक्सिन है। ऑक्सिन के उपयोग का एक विस्तृत दायरा है और ये बागवानी एवं खेती में प्रयोग किए गए हैं। ये तनों की कटिंग, जड़ फूटने में सहायक होते हैं, जो पादप प्रवर्धन में व्यापकता से इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑक्सिन पुष्पन को बढ़ा देती है, जैसे अनानास में। ये पौधों के पत्तों एवं फलों को शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाते हैं तथा पुरानी एवं परिपक्व पत्तियों एवं फलों के विलयन को बढ़ावा देते हैं।
उच्च पादपों में वृद्धि करते हैं। अग्रस कलिका कलियों की वृद्धि को अवरोधित करते हैं, जिसे शिकाग्र प्रधानता कहते हैं। पर्रों सिरों को हटाते हैं। ये प्रायः पार्श्व कलियों की वृद्धि होती है। यह व्यापक रूप से चाय रोपण एवं बाड़ बनाने में लागू होती है। इसके साथ ही ऑक्सिन अनिषेक फलन को प्रेरित करता है, जैसे कि टमाटर में। इन्हें व्यापक रूप से शाकनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे 2,4-D व्यापक रूप से द्विबीजपत्री खरपतवारों का नाश कर देता है, लेकिन एक बीजपत्री परिपक्व पौधों को प्रभावित नहीं करता है। इसका उपयोग मालियों के द्वारा लान को तैयार करने में किया जाता है। इसके साथ ही ऑक्सिन जाइलम विभेदन को नियंत्रित करने के लिए कोशिका विभाजन में मदद करती है। जिबरेलिन एक अन्य प्रकार का प्रोत्साहक पीजीआर है। 100 से अधिक जिबरेलिन की सूचना विभिन्न जीवों में आ चुकी है, जैसे कि कवकों और उच्च पादपों में इन्हें GA1, GA2, GA3 और इसी तरह से नामित किया गया है। हालांकि GA यह जिबरेलिन्स है जिसकी सबसे पहले खोज की गई थी, अभी भी सभी से अधिक सघनता से अध्ययन किया जाने वाला स्वरूप है। सभी GAS अम्लीय होते हैं। ये पौधों में एक व्यापक दायरे की कायकी अनुक्रिया देते हैं। ये अक्ष की लंबाई बढ़ाने की क्षमता रखते हैं तथा अंगूर के डंठल की लंबाई बढ़ाने में प्रयोग किए जाते हैं। जिबरेलिन सेब जैसे फलों को लंबा बनाते हैं ताकि उचित रूप ले सकें। ये जरावस्था को भी रोकते हैं ताकि फल पेड़ पर अधिक समय तक लगे रह सकें और बाजार में मिल सकें। GA3 को आसो शराब उद्योग में माल्टिंग की गति बढ़ाने के लिए उपयोग में किया जाता है। गन्ने के तने से कार्बोहाइड्रेट चीनी या शर्करा के रूप में एकत्र रहता है। गन्ने की खेती में जिबरेलिन छिड़कने पर तनों की लंबाई बढ़ती है। इससे 20 टन प्रति एकड़ ज़्यादा उपज बढ़ जाती है। GA छिड़कने पर किशोर शंख वृक्षों परिपक्वता तीव्र गति से होती है तथा बीज जल्दी ही तैयार हो जाते हैं। जिबरेलिन चुकंदर, पत्ता गोभी, अन्य रोजेटी स्वभाव वाले पादपों में बोल्टिंग पुष्पन से पहले अंतःपरक का दीर्घीकरण को बढ़ा देते हैं। साइटोकाइनिन अपना विशेष प्रभाव साइटोकाइनेसिस में डालता है और इसे काइनेटीन के रूप में ऑटो क्लेड हेरिंग ने शुक्राणु से खोजा था। काइनेटीन पौधे में प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता है। साइटोकाइनिन जैसे पदार्थों की खोज क्रम में मक्का की अस्थि तथा नारियल दूध से जियाटिन अलग किया जा सका। जियाटिन के खोज के बाद अनेकों प्राकृतिक रूप से प्राप्त साइटोकाइनिन तथा कोशिका विभाजन प्रोत्साहन पहचाने गए। प्राकृतिक साइटोकाइनिन उन क्षेत्रों में संश्लेषित होता है जहाँ तीव्र कोशिका विभाजन संपन्न होता है। उदाहरण के लिए मूल, शिखाग्र, विकासशील पर्रों, कलिकाएं तथा तरुण फल आदि। यह नई पत्तियों में हरित लोक पार्श्व पर्रों वृद्धि तथा अपस्थानिक पर्रों संरचना में मदद करता है। साइटोकाइनिन शिखाग्र प्रधानता से छुटकारा दिलाता है। वे पोषक के संचरण को बढ़ाते देते हैं जिससे पत्तियों की जरावस्था को देरी करने में मदद मिलती है। एथिलीन एक साधारण गैसीय पीजीआर है। यह जरावस्था को प्राप्त होते ऊतकों तथा पकते हुए फलों के द्वारा भारी मात्रा में संश्लेषित होता है। एथिलीन पौधों की अनुप्रस्थ वृद्धि, अक्षों में फुलाव एवं द्विबीजपत्री निवेदितों में अंकुश संरचना को प्रभावित करती हैं। एथिलीन जरावस्था एवं विलगन को मुख्यतः पत्तियों एवं फूलों में बढ़ाती है। यह फलों को पकाने में बहुत प्रभावी है। फलों के पकने के दौरान यह श्वसन की गति की वृद्धि करती हैं। श्वसन वृद्धि में गति की इस बढ़त को क्लाइमेटिक श्वसन कहते हैं। एथिलीन बीज तथा कलिका प्रसुप्ति को तोड़ती है, मूंगफली के बीज में अंकुरण को शुरू करती है तथा आलू के कंदों को अंकुरित करती है। एथिलीन गहरे पानी के धान के पौधों में पर्णवृंत को तीव्र दीर्घीकरण के लिए प्रोत्साहित करती है। यह पत्तियों तथा पर्रों के ऊपरी भाग को पानी से ऊपर रखने में मदद करते हैं। इसके साथ ही एथिलीन मूल वृद्धि तथा मूल रोमों में प्रोत्साहित करती हैं, अतः पौधे को अधिक अवशोषण क्षेत्र प्रदान करने में मदद मिलती है। एथिलीन अनानास को फूलने तथा फल समकालिकता में सहायता करता है। इसके साथ ही आम को पुष्पित होने में प्रेरित करता है।
एथिलीन अनेकानेक कारकी प्रक्रियाओं को नियमित करता है, अतः यह कृषि में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाली पीजीआर है। सर्वाधिक व्यापक तौर पर इस्तेमाल होने वाला यौगिक इथेफॉन है। इथेफॉन जलीय घोल में आसानी से अवशोषित तथा पौधे के अंतर्गत संचयित होता है तथा धीरे धीरे एथिलीन मुक्त करता है। इथेफॉन टमाटर एवं सेब के फलों के पकाने की गति को बढ़ाता है तथा फूलों एवं फलों के विलयन को तीव्रता प्रदान करता है। यह खीरों में मादा पुष्पों को बढ़ाता है, इससे फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। एब्सिसिक एसिड। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि एब्सिसिक एसिड की खोज विलयन एवं प्रसुप्ति को नियमित करने में इसकी भूमिका के लिए हुई थी, लेकिन अन्य दूसरे पीजीआर की भांति यह भी पादप वृद्धि एवं प्रवर्धन में व्यापक दायरे में प्रभाव डालता है। यह एक समान पादप वृद्धि तथा पादप उपापचय के निरोधन का कार्य करता है। पीजीआर बीज के अंकुरण का निरोध करता है। यह बाह्य त्वचीय पट्टिकाओं में रंध्रों के बंद होने को प्रोत्साहित करता है तथा पौधों को विभिन्न प्रकार के तनावों को सहते हुए क्षमता प्रदान करता है। इसी कारण इसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। एबीए बीज के विकास, परिपक्वता, प्रसुप्ति आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रसुप्ति को प्रेरित करने के द्वारा एबीए बीज को जल शुष्कन तथा वृद्धि के लिए अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाता है। बहुत सारी परिस्थितियों में एबीए जीएस के लिए एक विरोधक की भूमिका निभाता है। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि पादपों की वृद्धि, विभेदन तथा परिवर्धन के लिए एक या कई अन्य पीजीआर कुछ न कुछ भूमिका निभाते हैं। यह भूमिकाएं संपूरक की या फिर निरोधक की भी हो सकती है। ये भूमिकाएं वैयक्तिक या योगवाही हो सकती हैं। इसी तरह पौधे के जीवन में कई घटनाएं होती हैं जहां एक से ज़्यादा पीजीआर मिलकर घटनाओं को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर बीज या कली का प्रसुप्तीकरण, विलयन, जरावस्था, शिखर प्रभुत्वन आदि। पीजीआर की भूमिका एक तरह के आंतरिक नियंत्रण है। याद करें, जीनोमिक नियंत्रण बाह्य कारक के साथ ये पौधे की वृद्धि एवं प्रवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत सारे बाह्य कारक जैसे कि ताप, क्रम, प्रकाश पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन को पीजीआर के माध्यम से नियंत्रण करते हैं। ऐसी कुछ घटनाओं का उदाहरण है बसंतीकरण, पुष्पन, प्रसुप्तीकरण, बीज अंकुरण, पौधों में गति आदि।